वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजेर। और आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार न्यूज में बना हुआ है। इनफैक्ट एक ऐसी घटना जिसने देश को झकझोर दिया। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। Shocking incident has been reported in Ghaziabad, where 3 minor sisters allegedly died by suicide. गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारतीय माँ बाप को भी दहशत से भर दिया है। गाजियाबाद की घटना है ये। शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक सीधा नैरेटिव चल पड़ा। Korean culture. Korean love game turns deadly. टास्क बेस्ड ऑनलाइन कोरियन गेम खेल रही है। Korean online task-based game. नैरेटिव क्या था? कोरियन गेम्स की वजह से सब कुछ हुआ है, कोरियन कल्चर की वजह से बच्चे बिगड़ गए हैं और सुसाइड हो गया। 3 बच्चियां अपने छत से कूद गईं और उनकी मौत हो गई और पूरा नैरेटिव चल पड़ा कि कोरियन गेम की वजह से हुआ है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लड़कियां कोरियन कंटेंट तो देखती थीं, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक कोरियन गेम शो या ऑनलाइन चैलेंज को इस घटना से डायरेक्ट लिंक नहीं किया जा सकता फॉर नाउ। ये क्लैरिटी इसलिए भी ज़रूरी है कि इस ट्रेजेडी के बाद हम हमेशा एक चीज़ को विलेन बना लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कोरियन गेम्स को विलेन बना दिया गया ताकि प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसे देखा ही नहीं जाए। बट यहाँ पर पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि कोई ऐसा कोरियन गेम नहीं पाया गया है। अब कोरियन पॉप कल्चर ग्लोबल हो चुका है। इंडिया में के पॉप काफ़ी सुने जाते हैं, कोरियन ड्रामास देखे जाते हैं, स्किन केयर इतना ट्रेंड करता है कि जब भी कोरिया जाओ तो सारे लोग डिमांड करते हैं कोरिया से स्किन केयर वाली चीज़ लेकर के आना। कोरियन फूड काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। अरे मेरा किमची वाला रामेन कहाँ गया यार? तो किसी कल्चर को पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। इट्स नॉट डेंजरस एट ऑल। खतरा तब शुरू होता है जब पसंद धीरे धीरे ऑब्सेशन में क्रिएट हो जाती है, और मोस्टली ऐसा होता है जब रियल लाइफ के लोग ऑनलाइन कम्युनिटीज होते हैं उनको जुड़ जाते हैं। जैसे कोरियन कल्चर में लोग जुड़ जाते हैं और कई सारे सोशल मीडिया है जिसमें सारी चीज़ें वहाँ की लाइफ के बारे में लोग समझने लगते हैं। तो यहाँ पर रियल इशू कोरिया नहीं है, रियल इशू बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का डिज़ाइन है। अब आज के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि यूजर्स को इमोशनली हुक करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एल्गोरिदम्स का खेल किसे नहीं पता, ये ट्रैक करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट देखते हैं, कौन सी चीज़ों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा स्क्रॉल टाइम आपका कहाँ होता है। अब ये जो सिस्टम है वो इसी टाइप के कंटेंट को ज़्यादा अग्रेसिवली पुश करता है और इससे धीरे धीरे एक डिजिटल बबल क्रिएट हो जाता है जिसमें यूजर को लगता है कि यही उनकी पूरी दुनिया हो गई। शायद इन तीनों लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ हो। अब सोचिए अगर किसी टीनेजर को इमोशनल दुनिया पूरी तरीके से फोन के अंदर शिफ्ट हो तो अचानक से एक दिन उनका फोन छिन जाए। अब ये भी पता चला है कि वो लड़कियां जो तीनों थी वो स्कूल नहीं जाती थीं। कुछ साल पहले मैं बताता हूँ एक ब्लू व्हेल चैलेंज के बारे में। अगर आपने सुना होगा तो 7-8 साल पहले बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें बहुत जाने गई थी, बहुत लोगों की मौत हुई थी। तो ये कोई गेम नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि जैसे PUBG, BGMI जैसा कोई गेम है, वो कोई गेम नहीं था। कोई ऐप नहीं था ब्लू व्हेल, कोई गेम नहीं था, ना कोई कोरियन चीज़ थी। एक साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग मॉडल था जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता था, फिर वहाँ से रूटीन बनाई जाती थी, फिर सिक्रेसी और प्रेशर क्रिएट होता था और धीरे धीरे यूज़र को एक रिस्की बिहेवियर की तरफ पुश किया जाता था, टास्क दिए जाते थे। अब आज का डिजिटल जो इकोसिस्टम है बिल्कुल उसी एक्सट्रीम फॉर्म में काम करता है। ब्लू व्हेल जैसा पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन उसका सॉफ्ट वर्जन कह सकते हैं। एल्गोरिदम जो है यूजर्स को स्टेप बाय स्टेप इंटेंस कंटेंट की तरफ पुश करता है ताकि उनका एंगेजमेंट बढ़ता रहे। पैटर्न भले ही अलग हो सकता है बट लॉजिक वही है, टास्क बेस्ड, कि आप ये करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए कोई ट्रेजेडी भी होती है तो ये गेम था या फिर शो था या कल्चर था, उस वजह से कोई ट्रेजेडी हो गई, ये थोड़ा सा टॉपिक का ओवर सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। असल प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल सिस्टम कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी पैटर्न को हम दूसरे वायरल चैलेंजेस में भी देख चुके हैं, जैसे ब्लैकआउट चैलेंज, बेनाड्रिल चैलेंज और फायर और सॉल्ट आइस जैसे कई सारे ट्रेंड्स ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। ये सुसाइड गेम्स नहीं थे, लेकिन ये प्रूफ है कि जब चीज़ों को चैलेंज के फॉर्मेट में पैक किया जाता है तो सेफ्टी का लॉजिक खत्म हो जाता है, क्योंकि चैलेंज कैन बी एनीथिंग, कुछ भी चैलेंज दिया जा सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टीनेजर्स जो होते हैं उनका ब्रेन का रिस्क असेसमेंट पार्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन थ्रिल और अप्रूवल का हंगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है उस टाइम पे। जब कोई रिस्की चीज़ गेम जैसी लगती है
तो ब्रेन उस कोई खतरा नहीं समझता, बल्कि अचीवमेंट जैसा दिखता है कि एक अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। लाइक्स ऐसे ही हैं, कमेंट्स मिलते हैं, वैलिडेशन मिलती है। आप जैसे सोशल मीडिया पे लोग इसी वैलिडेशन पे जीते हैं। डोपामिन रिलीज होता है और ब्रेन सीख लेता है कि रिस्क लेने पे आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हम सारी हेडलाइंस हटा दें तो एक सिंपल पैटर्न सामने आता है, वो है टास्क, रिवॉर्ड, एस्केलेशन, आइसोलेशन, रिस्क। ये फैक्टर्स हैं। जैसे टास्क बेस्ड इंगेजमेंट जो होते हैं वो बेसिकली इमोशनल प्रेशर, सिक्रेसी और जो एडल्ट्स की तरह जो लैक ऑफ सुपरविजन होता है लोगों में, वो टीनेजर्स में नहीं हो पाता। गाजियाबाद के केस में हमें ये भी याद दिलाता है ये केस कि किसी कल्चर को ब्लेम करना आसान है, लेकिन डिजिटल बिहेवियर को समझना मुश्किल है। रिस्क कोरियन कंटेंट नहीं है, बल्कि एक अनकंट्रोल्ड ऑब्सेशन, सडन कट ऑफ और साइलेंस। क्योंकि उनका भी कई सारे केसेस पता चले हैं कि उनके पापा जो थे, उनकी 2 शादियां हुई थी। और आखिरी बात एक और मैं आपको बता दूं, जो टास्क बेस्ड गेम्स चलते हैं वो वाइड एंड ओपन नहीं होते। लाइक आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा कुछ ऐसा, फेसबुक पे नहीं मिलेगा, या फिर ओपन इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें ज्यादातर टाइम डार्क वेब पे ऑपरेट करती हैं। डार्क वेब के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं, को आप एक्सेस नहीं कर पाते, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक्सेस नहीं कर पाता। वो डीप वेब भी आप उसे कह सकते हैं। लाइक सरफेस के ऊपर जितना इंटरनेट देख रहे हैं, जो आप मेन इंटरनेट है, आप गूगल सर्च करते हैं मेन इंटरनेट, सरफेस के नीचे जो होता है वो डार्क इंटरनेट होता है। सरफेस का मतलब लिटरली कोई जमीन के अंदर नहीं, वो आप इंटरनेट से लाइक आप लैपटॉप और फोन पे ही उसे एक्सेस करते हो। बट उसके लिए तो ये सारे जो गेम्स हैं वहीं से आए। ब्लू व्हेल चैलेंज जिसके बारे में बात कर रहा था, वो डार्क वेब की ही इजाद थी। वहां से लोगों को एक टास्क बेस्ड असाइनमेंट मिलने शुरू हो गए, तो एक टास्क के बाद एक रिवॉर्ड भी मिलता है। अब रिवॉर्ड क्या हो सकता है वो तय करता है जो गेम बनाता है। और गेम कौन बनाता है? कोई एक सोलो क्रिएटर नहीं होता, कई सारे लोग मिलकर के गेम बनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुसाइड हो जाता है इस गेम के टास्क परफॉर्म करने के चक्कर में, तो उससे उस गेम बनाने वाले का क्या फायदा हुआ, या फिर जो कम्युनिटी में लोग थे उनका क्या फायदा हुआ? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या फायदा हो गया सुसाइड के लिए किसी को उकसा करके। बट फायदा डायरेक्ट उनका डार्क वेब पे होता है। अगर आप डार्क वेब पे जाएं तो वहां लाइव सुसाइड, लाइव रेप जैसी चीजें चल रही होती हैं, और वो भी धड़ल्ले से। मतलब यू विल बी डैम टू नो कि डार्क वेब पे क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए जाते हैं, वहां से ड्रग्स सप्लाई की जाती है। स्टिल गवर्नमेंट डार्क वेब को उतना टच नहीं करना चाहती, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मॉनिटर डार्क वेब। तो आप अब खुद समझ सकते हो कि जब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर हो रहे हैं, जब वहां पर सुसाइड और रेप की घटनाओं को लाइव स्ट्रीम पर दिखाया जा रहा है डार्क वेब में, तो एक डेथ या फिर किसी को सुसाइड का चैलेंज देना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सारी चीजें कंपाइल होती हैं और वो ऐड होती हैं कि फलाने गेम्स में कितने सारे टास्क हुए और कितने सारे टास्क सक्सेसफुल हुए, जिससे उस गेम की रेटिंग बढ़ती है डार्क वेब में और उतना ज्यादा महंगा होता है। अब महंगा और सस्ता कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट डार्क वेब इसी तरीके से ऑपरेट करता है। शुरू में लोगों को लगता है कि इस तरह के गेम्स नॉर्मल मोबाइल और पीसी गेम्स जैसे होते होंगे, जिसमें कोई इंटरफेस होता होगा। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब ब्लू व्हेल चैलेंज आया था तो गूगल पे सर्च का ट्रैफिक बढ़ गया था, ब्लू व्हेल चैलेंज डाउनलोड, ब्लू व्हेल चैलेंज इंस्टॉल। अब आप मानसिकता देखिए, जब लोगों को ये पता है कि ब्लू व्हेल गेम खेल करके लोगों ने सुसाइड किया है, बट स्टिल पीपल वांटेड टू डाउनलोड ब्लू व्हेल। क्यों? अब उसमें से लेट्स से 1 लाख लोग अगर ब्लू व्हेल डाउनलोड करते, जो कि अवेलेबल नहीं था, और वो वाकई में टास्क देता, सुसाइडल टास्क देता, तो बहुत सारे लोग वो टास्क परफॉर्म कर देते। जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि क्यों करते, क्योंकि एक फेक बबल क्रिएट किया जाता है एल्गोरिदम के जरिए कि आपके लिए वही दुनिया लगने लगती है। तो इससे ज्यादा पीड़ित वो होते हैं जो आइसोलेशन में रखते हैं। अब इस वाले केस में भी ये सामने आया है कि वो जो तीनों लड़कियां थीं वो स्कूल नहीं जा रही थी काफी समय से, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि आइसोलेशन में इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढता है, कि चाहे वो गेम खेले या फिर कोई टास्क परफॉर्म करे। और हमेशा इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट ये होती है कि आप जब कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं और उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है तो डोपामिन रिलीज हो जाता है एंड यू फील वेरी हैप्पी। तो इंसान को बस बैठे रहने में, आइसोलेशन में 12 घंटे 24 घंटे कुछ उनको करना होता है। इस बारे में मैंने एक्सपर्ट से भी बात करी है। ये पूरा का पूरा जो गेम वाला सिनेरियो चल रहा है कि नॉर्मल गेम्स और ई स्पोर्ट्स और ये जो चैलेंज वाले गेम्स हैं ये कैसे हैं। अब मैं जाते जाते यही बता देता हूँ कि इस तरीके की चीज़ों से बचना कैसे है।
सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि इससे आप कैसे बचें। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी आप पेरेंट्स होंगे, देख रहे होंगे, या फिर आपके घर पे भी टीनेजर्स हैं, तो मॉनिटरिंग नाम की भी एक चीज़ होती है, पेरेंट कंट्रोल नाम की भी एक चीज़ होती है, सुपरविज़न नाम की भी एक चीज़ होती है। तो टीनेजर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा सुपरविज़न रखना चाहिए, पेरेंट कंट्रोल रखना चाहिए। अब वो कैसे होगा, मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में पॉसिबल कैसे है, तो उसके लिए आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक से ही सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को टैबलेट दिया है, उसमें आप अपना पेरेंट कंट्रोल लगा करके उन्हें टैबलेट दें। वाईटी किड्स उनके लिए स्पेशल आता है, बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स उन्हें दें ताकि ऑब्सीन चीज़ें वो ना देख पाएँ। तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपका बच्चा या फिर आपका दोस्त या आपके घर का कोई रिश्तेदार जो टीनेजर्स हैं, उस उम्र में हैं, जो वल्नरेबल होते हैं ज़्यादा, उनके फ़ोन में पेरेंट कंट्रोल लगा सकते हैं। पेरेंट कंट्रोल में क्या होता है कि एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है पेरेंट कंट्रोल, वो आप पेड वर्जन कहीं से भी ले सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे एंड विल सर्च अबाउट इट, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। बहुत सारी कंपनियां पेरेंट कंट्रोल सोल्यूशन पे काम कर रही हैं, उनके लैपटॉप, उनके पीसी या फिर उनके फ़ोन या टैबलेट में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो भी वो करेंगे, मतलब जो ब्राउज कर रहे हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। कई बार होता है कि आप बता भी सकते हैं, कई बार होता है कि आप बिना बताए ये चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो पेरेंट कंट्रोल वाला सिस्टम होता है वो पता नहीं चलता है कि डिवाइस में है, बट आपको पता चल जाएगा, सारे लॉग्स आ जाएंगे, लाइक पूरे दिन का लॉग आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा कि आपके बच्चे ने या फिर आपके घर पे कोई छोटा हो जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो सारा लॉग आपके सिस्टम पे बन के आ जाएगा, सो दैट यू नो कि आपका बच्चा या फिर आपके घर का कोई भी इंसान जो उस एज में है वो क्या कर रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और अभी चीज़ें और स्कैरी हो चुकी हैं 2026 में। चैटबॉट्स बहुत कॉमन हो चुके हैं, लोग चैटबॉट से बातें कर रहे हैं, चैटबॉट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि चैटबॉट वायलेंस नहीं बताते हैं, बट अब बच्चों ने या फिर सारे लोगों ने वायलेंस सीखने के लिए उन्हें ट्रेन कर दिया है, सो दैट दे कैन टीच वायलेंस। तो ये भी बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। इस वजह से आपको और भी एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है और केयरफुल रहना है, ताकि आपके बच्चों के सारे सिस्टम में एटलीस्ट पेरेंट कंट्रोल सिस्टम लगा हो। और मेक श्योर कि जो पेरेंट कंट्रोल आप सोल्यूशन खरीद रहे हैं, मतलब वो फ्री वर्जन ना हो, बिकॉज फ्री वर्जन वाले पेरेंट कंट्रोल की प्रॉब्लम ये होगी कि वो आप तो लगा देंगे, बट उसका डेटा है आपके अलावा और भी बहुत लोगों के पास जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही सोल्यूशन है इसका, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को ब्लॉक कर दें या फिर किसी एक चीज़ को बैन कर दें। इट जस्ट सुपरविजन, आपको सुपरवाइज करते रहना है, एक मॉनिटरिंग करते रहना है, बट विदाउट बीइंग एक्स्ट्रा मैनिपुलेटिव, क्योंकि फिर उस एज में आजकल टीनेजर्स जो हैं वो ज़्यादा क्योटिक हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी उन पे कुछ भी इन्फोर्स किया जाता है, लेट्स से आपने अगर अपने बच्चों के सिस्टम में सारी चीज़ें मॉनिटरिंग लगा रखी है और आप उनको बता दे रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी, वो खुद ही परेशान हो जाएंगे, बिकॉज कोई भी सर्विलांस में नहीं रहना चाहता। बट 18 साल से नीचे के लोगों को ये ज़रूरत तो है, लाइक ये सारी चीज़ें सेफगार्ड करनी चाहिए। एक ऐसी ट्रेडिशनल टिप बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। मतलब बहुत सारे ऐप्स हो चुके हैं जो छोटे छोटे यूटिलिटीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइक PDF टू वर्ड, वर्ड टू PDF, एंड इमेजेस को PDF फाइल में कैसे बदलें, या फिर PDF फाइल से सारे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, PDF को एडिट कैसे करें, सारी चीज़ें। मतलब अभी आप जाएंगे तो फ्रीवेयर बहुत कम अवेलेबल हैं और AI उतना अच्छे तरीके से नहीं करता, मतलब वो बहुत गलतियाँ करता है AI। Sajda.com नाम की एक वेबसाइट है, मतलब मैं पर्सनली उस वेबसाइट को 12-13 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा से, और तब से है जब से AI का बूम नहीं था, बट तब से वो फ्री है, मोस्टली फ्री वेबसाइट है और सारी चीज़ें वहाँ फ्री मिलते हैं। आप PDF को कंपाइल कर सकते हैं, आप PDF एडिट कर सकते हैं, इमेज एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो यूटिलिटी की चीज़ें होती हैं, यू कैन डू इट। तो मैंने सोचा कि एक चीज़ आपको बतानी चाहिए, बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।